नमस्कार। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर हम रेशियो एनालिसिस की चर्चा करेंगे। आज फिर हमने इस वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिया है, जिससे हम विभिन्न रेशियोज़ को समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही रेशियो अगर दिए हुए हैं तो किस प्रकार से वित्तीय विवरण, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट हम उनकी सहायता से विभिन्न मदों की कंपटीशन करते हुए बना सकते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कृपया सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको विभिन्न विषयों पर लेखांकन के, एबीएसटी के जो भी नए वीडियो आएंगे उसका अपडेट रेगुलर यूट्यूब का आपको मिलता रहेगा। ये एक प्रश्न है अपने सामने, जिसमें केवल एक अमाउंट दिया हुआ है। आप देख रहे हैं सामने, नेट वर्किंग कैपिटल इन रुपीज 10 लाख। ये एक अमाउंट दिया हुआ है, विभिन्न प्रकार के रेशियो दिए हुए हैं और प्रश्न है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड रेशियोज प्रिपेयर P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमें दोनों वित्तीय विवरण बनाने हैं। मैं एक बार क्विकली सवाल को पढ़ लेता हूँ, उसमें कोई जो विशेष बातें उनको हम देख लेते हैं। करंट एसेट्स टू स्टॉक, ये जो रेशियो दे रखा है 3:2, इसका मतलब ये हुआ कि करंट एसेट्स अगर 3 है तो स्टॉक 2 है। अगला रेशियो है करंट रेशियो, ये देखिए ध्यान से, इसको 3.00 लिखा हुआ है, एक्चुअली इसको लिखा जाना चाहिए 3:1। करंट रेशियो का जो सूत्र होता है वो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लायबिलिटी की तुलना में 3 गुना है। एसिड टेस्ट रेशियो 1.00, यानी कि एसिड टेस्ट रेशियो का जो फार्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों बराबर है, 1:1 है। फाइनेंशियल लीवरेज हमें दिया हुआ है 2.20। इसी प्रकार से ईपीएस दे रखा है 10 रुपीज और एक शेयर 10 रुपए का इसमें होता है, ये भी उसने बता रखा है। बुक वैल्यू पर शेयर 40 रुपीज, 40 रुपए की बुक वैल्यू है। एवरेज करेक्शन पीरियड इन डेज 30 है और हमें एक वर्ष में 360 दिन मानना है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 5, दिस इज 5.0:1, यानी कि स्टॉक की तुलना में सेल्स 5 गुना होती है, 5 टाइम्स होती है। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो 1.20, यानी कि सेल्स में फिक्स एसेट का जो टर्नअप होता है वो है 1.2 टाइम्स। टोटल लायबिलिटी टू नेटवर्थ, दिस इज 2.75, यानी कि टोटल लायबिलिटी नेटवर्थ की तुलना में 2.75 गुना है। नेट प्रॉफिट रेशियो, ये सेल्स का 10% दे रखा है। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ध्यान रखें वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया हुआ है तो ये भी सेल्स के ऊपर ही निकलता है, 60% ऑफ द सेल्स। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन इज 12% एंड टैक्स अमाउंट इज nil। हमें इस प्रश्न को हल करना है। ध्यान में रखें कि अपने पास में अमाउंट केवल एक ही है इस प्रश्न में, नेट वर्किंग कैपिटल, यानी कि नेट वर्किंग कैपिटल में जो तत्व शामिल हैं उनकी सहायता से हम धीरे धीरे दूसरे रेशियो का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे और विभिन्न मदों के कंपटीशन करेंगे और अंत में हम लाभांश खाता और बैलेंस शीट बना लेंगे। नेट वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख। करंट रेशियो या नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो इज CA डिवाइडेड बाई CL। करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटी का भाग दें तो ये रेशियो अपने को प्रश्न में दिया हुआ है 3, यानी कि अगर करंट लायबिलिटी को x मान लिया जाए तो करंट एसेट्स उसकी तुलना में 3 गुना है, तो दिस रेशियो कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर 3x:1x। फिर देखें वर्किंग कैपिटल, अगर रेशियो टर्म में हम देखें तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी घटाने पर वर्किंग कैपिटल आती है 3x - 1x इज 2x, यानी वर्किंग कैपिटल 2x के बराबर है। करंट लायबिलिटी अगर 1x के बराबर है और करंट एसेट्स उसकी तुलना में, करंट लायबिलिटी की तुलना में 3 गुना है, यानी कि 3x है।
करंट लायबिलिटी 1x और वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का अंतर 2x प्रश्न में दिया हुआ है 10 लाख है, इसलिए अगली लाइन में आप देख रहे हैं करंट लायबिलिटी यानी x 10 लाख का आधा 5 लाख रुपया है। करंट रेशियो अगर अपन यूज करें फार्मूला तो करंट रेशियो इज इक्वलेंट टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। हमें करंट रेशियो प्रश्न में दे रखा है 3, करंट एसेट्स हम ज्ञात कर लेते हैं, करंट लायबिलिटी का वैल्यू 5 लाख रुपए इसमें रख लें तो करंट एसेट्स का वैल्यू आएगा 15 लाख रुपया। वापस क्रॉस टैली कर लें, करंट एसेट्स 15 लाख में से करंट लायबिलिटी 5 लाख को घटा दें तो वापस 10 लाख रुपया वर्किंग कैपिटल आना चाहिए, जो आ रहा है 15 लाख माइनस 5 लाख बराबर 10 लाख। हमें अगला रेशियो दे रखा है करंट एसेट्स टू स्टॉक। करंट एसेट्स में अगर हम स्टॉक का भाग दे दें तो ये आना चाहिए 3:2, यानी कि करंट एसेट स्टॉक की तुलना में 3 गुना है। करंट एसेट्स का वैल्यू हमने ऊपर निकाल लिया है 15 लाख रुपया, इसमें अगर हम रख दें तो 3:2 इज इक्वलेंट टू 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वलेंट टू 15 लाख डिवाइडेड बाई स्टॉक। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर अपन इसको कर लें तो इधर से 3 राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर स्टॉक से मल्टीप्लाई होकर 3 स्टॉक और 15 लाख इस साइड का नीचे इधर है 2, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 30 लाख 2 इंटू 15 लाख यानी 30 लाख। 30 लाख में 3 का भाग दे दें, स्टॉक 10 लाख रुपए का है। क्रॉस टैली करके देख लें कि स्टॉक और करंट एसेट का जो अनुपात है प्रश्नानुसार करंट एसेट टू स्टॉक 3:2, यानी कि करंट एसेट 3 गुना होनी चाहिए, अगर स्टॉक 2 गुना है तो 15 लाख और 10 लाख में यह अनुपात होता है। स्टॉक को हम दूसरा जो हमें क्विक रेशियो दे रखा है उससे भी ज्ञात कर सकते थे। यहां पर क्विक रेशियो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है, तो क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों बराबर हैं, यानी कि क्विक एसेट 5 लाख के बराबर हो गई। फिर करंट एसेट करंट रेशियो और क्विक रेशियो में जो अंतर है, करंट रेशियो दे रखा है 3 और क्विक रेशियो दे रखा है 1, इन दोनों को जो अंतर है ये 2, ये किसके बराबर है? केवल एक चीज स्टॉक के कारण, क्योंकि करंट एसेट्स में से हम केवल स्टॉक को छोड़ते हैं क्विक एसेट बनाने के लिए, तो करंट लायबिलिटी में और करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स का जो अंतर है वो स्टॉक के इक्विवेलेंट है, तो ये भी उस तरीके से भी कंप्यूट करें तो स्टॉक 10 लाख रुपए आ जाएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक आने के बाद में हम नेट सेल्स ज्ञात कर सकते हैं, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय स्टॉक, तो नेट सेल्स आ जाएगा 50 लाख रुपया। सेल्स हमारे पास में आ गई 50 लाख रुपया, तो इसकी सहायता से हम नेट प्रॉफिट रेशियो का उपयोग करें तो नेट प्रॉफिट ज्ञात हो जाएगा। सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो इज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। वैल्यूज रख दें, नेट प्रॉफिट ध्यान रखें यहाँ पे, इधर आपने राइट हैंड साइड में 100 से मल्टीप्लाई किया है तो नेट प्रॉफिट रेशियो का वैल्यू रखते समय यहाँ पे 10 ही लिखेंगे, 10% नहीं लिखेंगे, राइट हैंड साइड में आपने 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो 10 इज इक्वलेंट टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 50 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ऊपर 100 है और नीचे 50 लाख है, तो 2 जीरो आप काट लेंगे तो नीचे आपको दिख रहा है ये कितना 50,000, और 50,000 को वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा 5 लाख। तो नेट प्रॉफिट इज 5 लाख। नेट प्रॉफिट का मतलब हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो पीएटी अपने पास में है 5 लाख रुपया। फाइनेंशियल लीवरेज हमें दिया हुआ है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी होता है, ये ईबीआईटी का फुल फॉर्म हो गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऐसा प्रॉफिट जिसमें से अभी आपने इंटरेस्ट और टैक्स दोनों ही नहीं घटाए हुए हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये एक्चुअली। और इसमें भाग दे रखा है ईबीटी का अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स घटाने से पूर्व यानी कि ब्याज घटाने के बाद और कर घटाने से पूर्व की आय। इस प्रश्न में हमें लास्ट आइटम दिया हुआ है टैक्सेशन 0 नील, इसका मतलब अगर टैक्स नहीं है तो ईबीटी में से टैक्स घटाने पे नेट प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। टैक्स नहीं होने के कारण ईबीटी नेट प्रॉफिट यानी कि पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बराबर, यानी कि ऊपर जो हमने पॉइंट नंबर 4 में कैलकुलेट किया है 5 लाख रुपया उसके बराबर हो गया।
तो ये वैल्यू ईबीटी की हम इस फार्मूले में रख दें तो फाइनेंशियल लीवरेज हमें प्रश्न में दे रखा है 2.2 इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी। ईबीटी 5 लाख रुपए इसमें रख दें तो ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 11 लाख रुपए आ जाएगा। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जिसमें अभी तक हमने इंटरेस्ट नहीं घटाया है, जिसमें से हमने टैक्स नहीं घटाया है ईबीआईटी। हमें ईबीआईटी मालूम हो गया और ईबीटी भी मालूम है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है इंटरेस्ट ऑन डेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स के ऊपर ब्याज, तो वो ज्ञात हो जाएगा। तो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट को घटाने पर ईबीटी आता है, वैल्यू हम रख दें ईबीटी 11 लाख रुपया और ईबीआईटी 5 लाख रुपया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 6 लाख रुपया, वो इंटरेस्ट ऑन डेट्स या लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाएगा 6 लाख रुपया। तो ब्याज हमने चुकाया है कुल मिला के 6 लाख रुपया लॉन्ग टर्म लोन्स के ऊपर इस प्रश्न में। इंटरेस्ट जो हमने चुकाया है टोटल लॉन्ग टर्म लोन्स के ऊपर, वो अमाउंट हमारे पास में आ चुका 6 लाख रुपया। और हमें प्रश्न में लॉन्ग टर्म लोन्स के ऊपर किस रेट से ब्याज चुकाया है, इंटरेस्ट चुकाया है, वो दे रखी है और ये है 12%। तो इसकी सहायता से 6 लाख ब्याज का अमाउंट और ब्याज का प्रतिशत है 12, तो हम लॉन्ग टर्म लोन्स का अमाउंट ज्ञात कर सकते हैं। 6 लाख में 12% का भाग दे दें तो लॉन्ग टर्म लोन्स थे टोटल 50 लाख रुपया। बीच बीच में क्रॉस टैली करते रहें, जैसे कि यहाँ पर 50 लाख का वापस 12% कंप्यूट करके देख लें, ये 6 लाख रुपया आता है। टोटल लायबिलिटी टू नेटवर्थ दिया हुआ है अपने को 2.75, इसका उपयोग कर लें क्योंकि अब अपने पास में टोटल लायबिलिटीज आ चुकी हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है हमारे पास में और करंट लायबिलिटी है, दोनों का योग अगर अपन कर लेंगे तो टोटल लायबिलिटी आ जाएगी। तो टोटल लायबिलिटीज टू नेटवर्थ इज टोटल लायबिलिटी डिवाइडेड बाई नेटवर्थ। 2.75 वैल्यू रख दें जो रेशियो दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि नेटवर्थ की तुलना में टोटल लायबिलिटी 2.75 टाइम्स है। तो 2.75 लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर टोटल लायबिलिटी हमने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी 50 लाख और 5 लाख यानी 55 लाख रुपया। 55 लाख रुपए में नेटवर्थ का भाग दिया हुआ है। ये नेटवर्थ यहाँ पर क्रॉस टैली कर लें तो 2.75 नेटवर्थ उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद में 2.75 के साथ में हो जाएगा। तो 2.75 नेटवर्थ इज इक्वल टू 55 लाख। तो नेटवर्थ का अमाउंट 2.75 का भाग देने पर आता है 20 लाख रुपया। तो टोटल नेटवर्थ, इसी को हम प्रोप्राइटर्स फंड भी कहते हैं, शेयर होल्डर्स फंड भी कहते हैं, यानी कि इसमें क्या क्या शामिल है। कैपिटल, अगर हमें सेग्रीगेशन का कोई माध्यम दिया हुआ हो तो इसमें कैपिटल शामिल है, इसमें सारे रिजर्व शामिल हैं करंट ईयर के प्रॉफिट के साथ में, और इसमें से फिक्टिशियस एसेट या मिसलेनियस एक्सपेंसेस घटाई हुई है, उसको हम कहते हैं नेटवर्थ। नेट सेल्स हमारे पास में आ चुकी है और प्रश्न में हमें दिया हुआ है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। तो नेट सेल्स का वैल्यू यहाँ पर रखने पर हमें फिक्स एसेट्स ज्ञात हो जाएंगी, तो उसका उपयोग करें नेट सेल्स डिवाइडेड बाई फिक्स एसेट्स। रेशियो अपने को दे रखा है 1.2, यानी कि फिक्स एसेट्स सेल्स की तुलना में 1.2 गुना है। वैल्यू रख दें नेट सेल्स का भी 50 लाख रुपया, तो फिक्स एसेट्स 50 लाख में 1.2 का भाग दे दें तो आती है 41,66,667। हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है प्रश्न में 30 दिन और एक वर्ष में 360 दिन मानने हैं। तो ये डेटर्स वेलोसिटी या एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला एवरेज डेटर्स, इसमें बीआर शामिल करते हुए, एवरेज का मतलब होता है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों का योग और उसका आधा। तो एवरेज, इस प्रश्न में हमें चूंकि ओपनिंग स्टॉक के बारे में कोई भी सूचना या किसी भी सूत्र में ओपनिंग स्टॉक का प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति है, तो यही डेटर्स कहला जाएंगे। ठीक इसी प्रकार इसमें भाग दें नेट क्रेडिट सेल्स का। प्रश्न में कैश और क्रेडिट सेल्स को अलग अलग करने का कोई तरीका नहीं दे रखा है, तो जो सेल्स है वही क्रेडिट सेल्स मान ली जाएगी। इसमें 365 का भाग से मल्टीप्लाई करते हैं, परंतु प्रश्न में दे रखा है 360 को आधार मानिए, तो हमने 360 इसमें काम में लिया है। तो वैल्यू रख दें एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 30। इसको इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं 1 महीने बेचते हैं, उसके 1 महीने बाद में हमें पैसा मिलता है, 30 दिन बाद में पैसा मिलता है। फार्मूले में वैल्यू रख दें 30 बराबर
एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाई नेट क्रेडिट सेल्स की जगह पे सेल्स का वैल्यू 50 लाख रुपया रख दें, क्योंकि कैश सेल्स हमारे पास में नहीं है। 360 से इसको गुणा कर दें। 360 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे लेके आए तो 30/360 हो जाएगा ये, यानी 1 मंथ। 1/12 एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाई 50 लाख, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो एवरेज डेटर्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो 50 लाख में 12 का भाग दे दें, 4,16,667। ईपीएस भी प्रश्न में दे रखी है 10 रुपया प्रति अंश। तो ईपीएस ज्ञात करते हैं नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में नंबर ऑफ शेयर्स का भाग देके। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने पहले ज्ञात कर लिया है 5 लाख रुपया, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 50,000 रुपया। एक शेयर यहाँ पर 10 रुपए का है, वापस मल्टीप्लाई करें तो ये 5 लाख रुपया टोटल वैल्यू इसका बन जाता है। इसके बाद में हम चूंकि ईबीआईटी हमारे पास में है और वेरिएबल कॉस्ट प्रश्न में दे रखी है, तो वेरिएबल कॉस्ट सेल्स में से अगर हम घटा दें तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। तो ईबीआईटी का उपयोग कर लें, फिक्स कॉस्ट इससे ज्ञात हो जाएगी। ईबीआईटी कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट को घटाने पे आता है। कंट्रीब्यूशन सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटाने पे आता है, और वेरिएबल कॉस्ट हमें प्रश्न में दे रखा है 60%। ये हमेशा सेल्स के ऊपर ही अप्लाई होता है प्रतिशत। तो 60% ऑफ सेल्स 50 लाख का 60% कर लें तो 30 लाख, 50 लाख में से घटाएं 30 लाख तो 20 लाख ये बन जाता है। और लेफ्ट हैंड साइड में है 11 लाख। 20 लाख और 11 लाख का जो अंतर है वो है 9 लाख रुपया। तो ये है फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। हमें प्रश्न में दी गई सूचनाओं और रेशियोज का उपयोग करके लाभानी खाता और चिट्ठा बनाना था। तो लाभानी खाते में सेल्स हमने 50 लाख रुपया, वेरिएबल कॉस्ट प्रश्न में दे रखा है ये 60% ऑफ द सेल्स है 30 लाख रुपया। दोनों का जो डिफरेंस कर लेंगे हम तो ये कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, अंशदान आ जाएगा 20 लाख रुपया। फिक्स कॉस्ट अभी हमने लास्ट में ज्ञात की है ब्याज को छोड़कर, वो है 9 लाख रुपया। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो आ जाता है 11 लाख रुपया। इस 11 लाख में से अगर हम ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन और डेट्स हमने जो कंप्यूट किया 6 लाख वो घटा दें तो वापस ईबीटी 5 लाख रुपया। टैक्स प्रश्न में कह रखा है निल है, तो उसको हम निल को रखें तो नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वापस आता है 5 लाख रुपया। तो ये लाभानी खाता इस प्रकार से उन्हीं वैल्यूज को रीअरेंज करने पर बन सकता है। ये वर्टिकल फॉर्मेट है, हमने खाते के स्वरूप में नहीं बनाया इसको, क्योंकि हमें सूचना वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन इस प्रकार की दे रखी थी, तो वर्टिकल फॉर्मेट में ही बनाया जा सकेगा इस सवाल में। हमें चिट्ठा, बैलेंस शीट या तुलन पत्र भी बनाना है, तो इसको भी हमने वर्टिकल फॉर्मेट में ही बनाया है। इसके दो भाग होते हैं, जैसे कि अकाउंट फॉर्म में जब हम बनाते हैं या टी फॉर्म में जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज होती हैं, राइट साइड में एसेट्स होती हैं। तो यहाँ पर वर्टिकल फॉर्मेट में जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो दो भाग कहलाते हैं इसके, सोर्सेज ऑफ फंड कि पैसा या फंड या कोष व्यवसाय में कहाँ से आया, किन सोर्सेज से आया, और एप्लीकेशन ऑफ फंड कि जो पैसा प्राप्त किया गया है, फंड प्राप्त किया गया है, उसका विभिन्न मदों में किस प्रकार से विनियोजन किया गया है, एप्लीकेशन या उपयोग किया गया है। तो दो भाग आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, सोर्सेज ऑफ फंड। शेयर होल्डर फंड टोटल 20 लाख है। अगर हम इसको भी सेग्रीगेट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में कैपिटल है 50,000 शेयर की, 10 रुपए का एक शेयर, तो 5 लाख रुपए की तो कैपिटल और बाकी का 15 लाख रुपए का रिजर्व हम इसको कह सकते हैं। शेयर होल्डर फंड हमने पहली स्लाइड्स में ज्ञात कर लिया था। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या डेट्स हमने ज्ञात किए 50 लाख। तो बैलेंस शीट का टोटल एक तरीके से है वो है 70 लाख रुपए। कुल मिला के व्यवसाय के पास में स्रोत थे, लॉन्ग टर्म फंड्स थे, वो थे 70 लाख एलटीएफ, लॉन्ग टर्म फंड। टी फॉर्म के बैलेंस शीट के समान वर्टिकल फॉर्मेट की बैलेंस शीट में भी जो एलटीएफ है वो कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर होता है। आप लास्ट में देख पा रहे होंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड भी 70 लाख रुपए है, दूसरी साइड का टोटल भी 70 लाख रुपए है। तो दूसरी साइड क्या है कि ये जो सोर्सेज ऑफ फंड है इनका एप्लीकेशन किस प्रकार से किया गया है, विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में विनियोजन कैसे किया गया है वो देख रहे हैं।
फिक्स एसेट्स हमने ज्ञात कर लिए 41,66,667 41,66,667। करंट एसेट्स कुल मिला के जो टोटल थी वो थी अपने 15 लाख रुपया, जो हमने पहले सूत्र में ही प्रयोग करके ज्ञात कर ली थी। इसमें से स्टॉक हमें चूंकि मालूम है 10 लाख रुपया, तो वो लिख दिया गया है इसका एक भाग। डेटर्स हमें मालूम है 4,16,667 रुपया, तो वो भी लिख दिया है। उसके बाद में चूंकि टोटल करंट एसेट्स हैं वो है 15 लाख रुपए की, तो एक बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे बीच में निकलती है, वो है कैश एंड अदर करंट एसेट्स, वो है 83,333। ये बैलेंसिंग फिगर की तरह वैल्यू ज्ञात की हुई है। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को अगर हम घटा दें तो करंट लायबिलिटी भी हमने पहले सूत्र के प्रयोग में देख ली थी, 5 लाख रुपए आई है। तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को घटा दें तो आउटर कॉलम में आप देख रहे हैं वर्किंग कैपिटल, दोनों का अंतर, वर्किंग कैपिटल 10 लाख रुपया, और चूंकि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड होनी चाहिए 70 लाख रुपया, अब तक हमारे पास में आ चुकी फिक्स एसेट 41,66,667 और वर्किंग कैपिटल 10 लाख रुपया, तो ये योग 70 लाख नहीं हो रहा है। तो एक बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे हमने फिर कंप्यूट की है, वो है अदर एसेट्स। ये बैलेंसिंग फिगर है 18,33,333, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर होते हैं। एलटीएफ अगर 70 लाख है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी 70 लाख रुपए ही होगा, तो बैलेंसिंग फिगर अदर एसेट के रूप में है 18,33,333। तो इस प्रकार से हमें कुछ इंफॉर्मेशन और रेशियोज दे रखे हो, तो ध्यान रखें कि रेशियो का सही उपयोग करते हुए जो प्रश्न में वैल्यूज दे रखी हैं, अमाउंट दे रखे हैं, उस वैल्यू को हम किस सूत्र में कहां पर प्रयोग कर सकते हैं, अंश या हर पक्ष में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर साइड में किस सूत्र में वो चीज आती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम क्रम से सूत्र का प्रयोग करते जाए, 1 बाय 1, एक राशि ज्ञात होने पर दूसरी राशि ज्ञात करते जाए, और सारी राशियां जो बैलेंस शीट और P&L अकाउंट में लिखी जा सकती हैं वो सारी सेपरेट कंप्यूट कर लें। धन्यवाद।